हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, मुझसे कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर किसी भी परीक्षा में क्या बैक ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है या नहीं है। तो साथियों, मेरा मानना है कि पिछले सालों के जो पेपर्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, यदि आप उन्हें सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत हद तक ये आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब में हमने पुराने सालों के पेपर्स की एक ऐसी सीरीज़ तैयार की है कि जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज़ का पूरा पूरा आनंद लेंगे और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप पूरी मेहनत करेंगे और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाएंगे। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जैसे कि इस सीरीज में आपको लगभग हर वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यदि दोस्तों आप रोज़ 20 या 25 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो ये क्वेश्चंस आप यकीन मानिए ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग हर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इनमें से आपको 60 से 70% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि लगभग हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है यदि आप पूरी मेहनत के साथ में इन वीडियोज़ को देखते हैं, इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं, तो मेरा मानना है कि आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने मुकाम को हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यदि ये वीडियो यूज़फुल लगे और आपको लगे कि हाँ, कुछ वीडियो में दम है, प्रश्नों में दम है, तो आप दोस्तों, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप पूरा समर्थन करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। और यदि दोस्तों आपको नापसंद लगे तो दोस्तों डिसलाइक अवश्य करना। तो चलिए साथियों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न होगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है, अर्थात पेट्रोल की गुणवत्ता को हम किसके द्वारा मापते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन संख्या से नापते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का जवाब शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये समझ नहीं आता कि 6 अगस्त 1945 को कहाँ फेंका गया था और बाद में जो 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था वह परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान सा तरीका मैं आपको आज बताता हूँ, आप ज़िंदगी भर, मुझे विश्वास है, नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, पहला तो फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, लेकिन उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था नागासाकी में। और आप देखिए, न से 9 और ना से नागासाकी, न से 9 न से नागासाकी। तो नागासाकी को 9 अगस्त वाला फेंका गया, नागासाकी में 9 अगस्त वाला फेंका गया, तो बचा कौन सा, हिरोशिमा, जो कि 6 अगस्त 1945 को फेंका गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कभी भूलेंगे नहीं और भूला भी नहीं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका आंसर जानते होंगे। तो आप बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। जो हमारे घरों में लैंप अब तो खैर नहीं है, पहले होते थे, तो उसकी जो बत्ती होती है उसमें जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है वो किस घटना के कारण चढ़ता है। आप सभी ने साइंस में क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो दोस्तों, वह घटना कहलाती है केशिकीय घटना, या कहीं कहीं केशिकत्व घटना भी इसको कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी,
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान या फिर खबरे अफ़गान, इन सब नामों से एक व्यक्ति को जानते थे, वो थे ऑप्शन नंबर सी में खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, सीमांत गांधी भी, बादशाह खान भी, खबरे अफ़गान भी। इन चारों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप सीधा सीधा इसी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बताइए, सोचिए क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कोई गैस भरी जाती है जो कि धुएं जैसे कलर की दिखाई देती है और पाउडर जैसा फॉर्म में रहती है। तो यदि आपने देखा है, आप जानते हैं, तो इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों इस सवाल के जवाब में मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। वो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कोई तो कहेगा स्थलमंडल, कोई कहेगा जलमंडल। लेकिन दोस्तों यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट कुछ थोड़ा भी पढ़ा है, तो आप इसका ज़रूर सही आंसर लगा देंगे। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जैवमंडल। क्योंकि दोस्तों जीव मंडल में स्थल मंडल, जलमंडल सभी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में, जो कि 1857 की क्रांति के बाद में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? और मुझे आशा है कि आप सभी इसका सही आंसर जानते होंगे। तो बताइए, यदि जानते हैं तो अनुमान लगाइए क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोट्स। और आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो हिस्टोरिका नाम की पुस्तक थी, जो कि इतिहास के ऊपर लिखी गई थी, हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका के राइटर, जो रचनाकार थे, वो हेरोडोट्स ही थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 क्वेश्चन में दोस्तों, 11 क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, आप बताइए। यदि आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप कभी भूलेंगे नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में, और बड़ा ही प्रसिद्ध ये युद्ध का मैदान रहा है। तो
इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्लस ही पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? और मुझे उम्मीद है आप सभी इसका सही आंसर जानते होंगे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सोचिए दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल के जो निचला भाग है, जो निचली लेयर है, उसमें ये ओजोन परत पाई जाती है। कहते हैं कुछ ओजोन परत का कुछ हिस्सा क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में भी होता है, तो उसे हम बैड ओजोन कहते हैं, मतलब बुरी ओजोन कहते हैं। और अच्छी ओजोन जो कि समताप मंडल में पाई जाती है उसको अच्छी ओजोन कहते हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक टॉपिक है, इसे कभी हम अगली किसी वीडियो में समझाएंगे। एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और चलिए दोस्तों आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? जो पृथ्वी की हमारी ऊपरी पर्पटी है वह अधिकतर किस सेल के द्वारा बनी है? दोस्तों वह बनी है आग्नेय चट्टानों के माध्यम से। जो आग्नेय सेल है उनके द्वारा यह बनी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्रश्न है। अधिकतर ये परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यदि ये उपस्थित उस समय पर नहीं होंगे तो जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किससे? जो बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत होती है वह हमारी किससे रक्षा करती है? तो आपने बहुत परीक्षाओं में देखा होगा, प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है और अक्सर परीक्षाओं में आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में यह मदद करती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बताइए दोस्तों, यदि आपने इंडियन मैप या वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा तो आप इसका सही जवाब अवश्य देंगे कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, श्रीलंका के साथ में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों वैसे कुल देखा जाए तो हमारी 7 देशों से सीमा लगती है। भारतवर्ष की कुल 7 देशों से सीमा लगती है। उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 7 देश हैं जिससे हमारी सीमा लगती है, श्रीलंका से नहीं लगती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये जनजाति का प्रश्न है। तो अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? लगभग हर परीक्षा में जनजाति से 1 या 2 प्रश्न आते हैं अवश्य हैं, और ये बड़ा ही प्रसिद्ध सवाल है जो कि लगभग बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो बताइए अहोम जनजाति कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, मतलब जो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उनका रुधिर वर्ग कौन सा होता है? अर्थात किस वर्ग के जो लोग हैं, किस वर्ग ग्रुप के लोग हैं जो कि सभी को रक्त दे सकते हैं? बताइए दोस्तों। तो वो हैं दोस्तों ओ ग्रुप वाले, ओ ग्रुप वाले। और दोस्तों जो ए बी वाले होते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं, वे जो हैं सभी से ले सकते हैं,
सर्वग्राही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका प्रश्न का जवाब आप बताइए। तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? बताइए दोस्तों, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप इसका सही जवाब देंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 1/3, 1/3 सीटें नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद से लिया गया है या फिर किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बताइए कहाँ है ये? पहली बात तो ये है आसाम के अंदर दोस्तों। और किसके लिए फेमस है? तो वो मैं बता देता हूँ आपको, वो गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ एक सींग वाला गेंडा अधिकतर पाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, एक ट्रिक बताऊंगा इसकी जो कभी आप भूलेंगे नहीं। भारतीय वानिकी संस्थान, वानिकी मतलब वन से, और वन कैसा होता है दोस्तों? वन कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं, हरे होते हैं। तो क्या देते हैं हमें? हरियाली देते हैं। वन हरे होते हैं, हमें हरियाली देते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। देहरादून, देहरादून, दे हरा, दे हमें हरा, और हरा क्या? वन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के 25 प्रश्नों की एक पहली वीडियो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी दोस्तों तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, और जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको शेयर कर दीजिए। यदि आपको ये अच्छी नहीं लगी होगी तो मैं फिर से कहता हूँ कि दोस्तों डिसलाइक अवश्य करना, क्योंकि आपके डिसलाइक से भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।